हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 10 का जो एनसीईआरटी विज्ञान है उसमें का जो दूसरा अध्याय है केमिस्ट्री पर आधारित है, अम्ल क्षारक तथा लवण जो है इसी का जो है आज हम लोग जो है इसी को शुरू करने जा रहे हैं। और इसी में जो है हम लोग जो है आज पहली क्लास ले रहे हैं। केमिस्ट्री की जो दूसरा लेसन है उसकी पहली क्लास है। तो सबसे पहले जो है इसमें हम लोग यही देखेंगे कि अम्ल क्या होता है, और इसके अलावा इसमें बेसिक जानकारी आप लोगों को बता दें छोटी सी कि यहाँ पर ये लेसन थोड़ा सा जो है लेंदी तो होगा, लेकिन ये बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंट लेसन है। इससे बहुत तरीके के आप लोग को रासायनिक जो है विक्रियाएं भी मिल जाएंगी जो कि परीक्षा में आती रहती है। अच्छा लेसन भी है। यहाँ से जो है हमारी डेली लाइफ में यूज़ होने वाली भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि अम्ल ही हो गया, अम्ल का भी बहुत सारा यूज़ हमारे डेली लाइफ में होता ही रहता है। इसी तरीके से क्षार है, लवण, ये सब हम लोग जो है इसमें पढ़ने वाले। तो देखिए सबसे पहले अम्ल क्या होता है इसको हमने यहाँ पर नोट किया हुआ है, लिखा हुआ है। यहाँ देखिए डेफिनेशन में क्या लिखा है कि डेफिनेशन में लिखा है कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, यानी ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ये तो एकदम सिंपल वे में इसकी साधारण तरीके से एक छोटी सी डेफिनेशन है। दो डेफिनेशन मैंने इसको यहाँ पर लिखी हुई है। तो यहाँ पर जैसे कोई भी लिटमस, कोई भी पदार्थ जो स्वाद में हमारा खट्टा होता है उसको हम लोग कहेंगे कि ये अम्ल है। या अगर कोई नीले लिटमस को जो है लाल कर देता है, यानी अगर लिटमस कैसा होता है तो बिल्कुल एक स्क्रिप्ट जैसा होता है, छोटे छोटे पत्र लेडी यहाँ पर जो है इतने पतले पतले जो है पत्र होते हैं, इतने बड़े बड़े होते हैं, स्क्रिप्ट की तरीके से होते हैं। तो वो हमारा क्या करता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो हम लोग कहेंगे कि ये अम्ल है। अच्छा, ये तो साधारण वे में मैंने बता दिया। अगर बात करें इसकी जो है दूसरे डेफिनेशन के अनुसार, दूसरे डेफिनेशन का मतलब ये कि एक साइंटिस्ट है आर्हीनियस, देखिए यहाँ पर लिखा भी है, आर्हीनियस के सिद्धांत के अनुसार, आर्हीनियस के सिद्धांत के अनुसार क्या है, अम्ल क्या होता है, इसके अंदर क्या बताया गया अम्ल को यहाँ पर देखिए। अच्छा, यहाँ पर जो उदाहरण में लिख सकते हैं सिरका हो गया, या इसी तरीके से जो है नींबू हो गया, संतरा हो गया, ये सब क्या है, अम्ल है। ठीक है ना, सब खट्टा होता है, सब अम्ल कहलाएंगे। अब देखिए यहाँ पर आर्हीनियस ने क्या बताया था कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। यानी अम्ल किसे कहते हैं कि अम्ल वे हैं जो जलीय विलयन में, यानी जल को जब जल के अंदर जब उसे घोला जाता है तो वो हाइड्रोजन आयन देते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ ये नोट करिएगा कि हाइड्रोजन आयन के अलावा और कोई भी अतिरिक्त आयन नहीं रहना चाहिए। मतलब हाइड्रोजन पर हमेशा धनायन होता है, H आयन हमेशा, हाइड्रोजन पर हमेशा जो है H धनायन होता है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर वही लिखा है कि विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं तथा हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त कोई अन्य धनायन नहीं होता, यानी कोई भी धनायन इसके अलावा नहीं रहना चाहिए। अब जैसे बात करें, देखिए इसके विक्रिया करके अगर मैं दिखाना चाहूँ आप लोगों को, तो यहाँ देखिए जैसे हमारा ये क्या है, HCl है। HCl को यदि अगर हम लोग तोड़ते हैं तो यहाँ पर जो है जल के अंदर ये HCl जल में जाने के बाद जो है इस पर से हाइड्रोजन आयन को अलग कर देता है और क्लोरीन ऋण आयन को अलग कर देता है। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन आयन मिल रहा है ना, ये जो हाइड्रोजन आयन मिल रहा है इसकी वजह से हम लोग कहेंगे कि जो HCl है ये क्या है, हमारा अम्ल है। इसी तरीके से और देख लीजिए यहाँ पर जैसे मैंने ले लिया कि H2SO4। अब देखिए अगर H2SO4 की बात करें तो H2SO4 को अगर हाइड्रोजल के अंदर जब इसे तोड़ेंगे तो हाइड्रोजन धनायन मिल जाएगा इस पर, और यहाँ से जो हमारा SO4 पर ऋणायन हो जाता है इस तरीके से यहाँ पर। और एक चीज़ और, अभी पहले अध्याय में आप लोग अभिक्रिया का संतुलन पढ़े होंगे, तो उसी तरीके से इसमें भी अभिक्रिया का संतुलन होता है। और इसमें जो है अभिक्रिया के संतुलन के साथ साथ आयन को भी संतुलित करना होता है। जैसे यहाँ पर कोई आयन नहीं है तो उदासीन है, चलो पहले वाले में देखो कोई आयन नहीं, तो इधर का मतलब ये इस पर कोई आयन नहीं है, जीरो है। अब इधर एक धनायन और एक ऋणायन जोड़ेंगे, ये भी जीरो हो जाएगा, नहीं तो बराबर है। ठीक है, इसको देखिए जरा, इस पर कोई आयन नहीं है यानी जीरो, और इधर एक धनायन है, दो ऋणायन है। तो यदि अगर धनायन भी दो हो जाए
और रिलायन भी 2 हो जाए तो हमारा बराबर हो जाएगा। तो जरा यहाँ पर तब तो देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 इधर 1 है, तो यहाँ पर जब 2 से गुणा करेंगे तो 2 हाइड्रोजन का मतलब 2 धन आयन भी हो जाएगा। यानी 2 बार हाइड्रोजन यदि अगर अलग अलग लोगे तो बोलो धनायन हुआ कि नहीं 2 बार। यहाँ पर H2 का मतलब यही होता है। इसी तरीके से बात करें जो है नाइट्रेट का, हाइड्रोजन नाइट्रेट, देखिए यहाँ पर HNO3 की, HNO3 को यदि अगर देखें तो यहाँ से भी हाइड्रोजन आयन इसमें से अलग हो जाता है और नाइट्रेट यानी NO3 हमारा क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। ये भी हमारा क्या कहलाएगा, यानी ये सब कहलाएगा जिसमें हाइड्रोजन आयन निकल रहे हों उसको हम लोग कहते हैं कि ये जो है अम्ल है। ये किसने बताया, आर्हीनियस ने बताया। अच्छा, इसने एक चीज और बताई कि यहाँ पर ये बताया कि हाइड्रोजन जो आयन है जलीय विलयन में जो है स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं। ये क्या करते हैं कि जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोनियम आयन का निर्माण कर देते हैं। यहाँ पर जो लिख देते हैं परंतु, यहाँ पर लिख लेते हैं परंतु हाइड्रोजन आयन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, हाइड्रोजन आयन जलीय विलयन में स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकते। इस तरीके से लिख सकते हैं, जलीय विलयन में जो है स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकता, अतः जो है यह जल के एक अणु से संयोग करके, अतः यह जल से संयोग करके हाइड्रोनियम आयन, देखिए हाइड्रोनियम आयन का सूत्र क्या होता है, चलो पहले लिख दे रहा हूं। हाइड्रोनियम आयन यानी H3O होता है और इस पर जो है धनायन होता है। यह हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मूला होता है कि हाइड्रोनियम आयन बनाता है। इस तरीके से, जैसे यहाँ पर देखिए जो हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र अवस्था में है, ये हाइड्रोजन आयन संयोग कर लेता है, किससे, जल के साथ संयोग कर लेता है और जल के साथ संयोग करने के बाद यहाँ पर ये बना देता है हाइड्रोनियम आयन। इस तरीके से यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन को बना देता है। तो ये तो जो है जल के अंदर जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता और हाइड्रोनियम आयन बना देता है। अब देखिए मतलब यहाँ पर मैंने ये तो साधारण तरीके से अभिक्रिया बता दिया, ये ऐसे होता है। अब देखो जैसे कि यहाँ पर जो हमारा HCl था, जलीय विलयन का मतलब उसके अंदर तो जल रहेगा ही रहेगा, यानी हाइड्रोजन के साथ जल के साथ जब संयोग करेगा तो यहाँ पर केवल हमने इसको अलग से निकाल के दिखाया है कि यहाँ पर इसमें हाइड्रोजन आयन निकल रहा है। अब यहाँ पर देखिए कि जब ये जल के अंदर जब संयोग कर रहा है तो जलीय विलयन होना चाहिए, ऊपर भी लिखा है कि जल के अंदर जो है हाइड्रोजन आयन देता है। जल के अंदर जब ये क्या करता है कि ये क्लोरीन आयन देता है, रिलायन क्लोरीन पर होता है, और जैसे ही हाइड्रोजन आयन ये देता है, ये क्या करता है तुरंत जल के अणु के साथ संयोग करके हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। वहीं पर तुरंत हाइड्रोजन आयन देगा, लेकिन हाइड्रोजन आयन जो जल के अणु के साथ तुरंत संयोग करेगा और हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। इस तरीके से HCl जल के साथ संयोग करके क्लोरीन रिलायन और हाइड्रोनियम आयन बना लेगा। इसी तरीके से बात करिए अगर HNO3 की, देख लीजिए आप लोग, जैसे यहाँ पर देखो HNO3 भी जल के अंदर अगर संयोग होगा तो ये भी क्या करेगा, तो तुरंत जो है जल के साथ संयोग तो करेगा, इसके अंदर हाइड्रोजन आयन तो देगा, यानी और ये नाइट्रेट पर भी आयन देगा। जैसे हाइड्रोजन आयन इसमें से निकला है, वो हाइड्रोजन आयन जल के साथ संयोग किया और जल के साथ जैसे ही संयोग किया तो तुरंत जो है ये क्या बना दिया, हाइड्रोनियम आयन बना दिया। यानी हम लोग ये देख रहे हैं कि कोई भी तत्व यानी जो इसके अंदर हाइड्रोजन है वो हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, यानी जो
हाइड्रोजन आयन उत्पन्न कर रहा है जलीय विलयन में, वो हाइड्रोनियम आयन का भी निर्माण करेगा। यहाँ पर उसी चीज को जो है दर्शाया जा रहा है। केवल यही नहीं, जितना भी हाइड्रोजन आयन वाला प्रोडक्ट होगा सब के सब यहाँ पर संयोग करके हमारे हाइड्रोनियम आयन बनाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये जो देखो ये अम्ल की इतनी कंडीशन होती है, अम्ल में ये सब इतना रहता है। जैसे कि अगर आप लोग को पेपर में लिखना है तो पेपर के अंदर केवल ये वाले डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर इतना पूरा लिख देंगे आप लोग ना तो बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि ये एकदम सटीक और एग्जैक्ट डेफिनेशन है। उम्मीद करता हूँ कि जो है समझ में भी आ गया होगा। यदि डाउट है तो एक बार फिर से देखिए, आपका सारा डाउट जो है क्लियर हो जाएगा।